तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भी सीटेट का एग्ज़ाम चला हुआ। तो सीटेट के एग्ज़ाम में जो भाषा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। बात करें हिंदी की, अगर आपको हिंदी में 3 नंबर चाहिए एक वीडियो में, तो बेटा वो ये वीडियो है जिसमें 3 नंबर आएंगे आपके। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर आप जुड़े रहें ताकि आपके जो नंबर हैं वो आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टॉपिक है भाई मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य है। जैसे टॉपिक का नाम है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मातृभाषा जो शिक्षण है वो है क्या। अर्थात इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मातृभाषा होती है बच्चा जन्म लेने के बाद जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है। इसको प्यारे बच्चों माँ की भाषा के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम भाषा के नाम से भी जाना जाता है, घरेलू भाषा भी कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। अर्थात बच्चा जन्म लेने के बाद जिस भाषा को अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने रिलेटिव के साथ रह के सबसे पहले सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब देखिएगा, इस मातृभाषा का मतलब आपको समझ में आ गया। अभी सीधे तौर पे आप माँ की भाषा भी कह सकते हैं, प्रथम भाषा भी कह सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भी मातृभाषा का शिक्षण और दूसरा है मातृभाषा में शिक्षण। कई बार पेपर में आता है यहाँ से मातृभाषा का शिक्षण क्या होता है और मातृभाषा में शिक्षण क्या होता है। तो प्यारे बच्चे देखिएगा, मातृभाषा का शिक्षण का मतलब होता है मातृभाषा का शिक्षण। का शिक्षण का मतलब होता है कि जो मातृभाषा है इस मातृभाषा को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना। अर्थात बच्चा चाहे प्राथमिक स्तर पे है, चाहे भी वो बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पे है या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पे है, यहाँ मातृभाषा को सपोज करो किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो उस मातृभाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाना मातृभाषा का शिक्षण कहलाता है। और प्यारे बच्चों, अगर बात आती है कि भी मातृभाषा में शिक्षण, ध्यान से, तो ये मातृभाषा में शिक्षण देखिएगा सीटेट में यहाँ से पेपर में आता है कि मातृभाषा का शिक्षण से आप समझते हैं या मातृभाषा में शिक्षण से आप समझते हैं। तो मातृभाषा में शिक्षण का मतलब है बेटा जो और बाकी जितने भी विषय हैं, जैसे सपोज करो वो बच्चा मैथ पढ़ रहा है या वो बच्चा एसएस पढ़ रहा है, वो बच्चा साइंस पढ़ रहा है या ईवीएस पढ़ रहा है वो बच्चा। तो प्यारे बच्चे, मातृभाषा में शिक्षण का मतलब है कि ये जो जितने भी विषय हैं ये सारे के सारे विषय उस मातृभाषा में पढ़ाए जाएं। में का मतलब इन सभी विषयों को पढ़ाते समय जो मीडियम है वो क्या हो, उसकी मातृभाषा। अब अगर किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो जब हिंदी में पढ़ाए जाते हैं तो वो कहलाता है मातृभाषा में शिक्षण। अर्थात मातृभाषा में शिक्षण का मतलब है मातृभाषा उस बच्चे के शिक्षण का या टीचिंग का माध्यम होगी भी। जैसे स्कूल के बाहर लिखा मिलता है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, तो एक आपके आजकल का जो ट्रेंड चला हो तो मीडियम कह सकते हैं मातृभाषा में शिक्षण। अब इसके मेन पॉइंट ये बनते हैं कि जो मातृभाषा शिक्षण है इसके मेन पॉइंट बनते हैं प्यारे बच्चों, वो ये बनते हैं कि जो मातृभाषा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अर्थात हमारा जो संविधान है, देखिएगा यहाँ से पिछला जो सीटेट था उसमें पूछा गया था और जो ऑनलाइन हमारे जो आए हुए थे जैसे 2021 में हुए, 22 में ऑनलाइन हुए थे, 23 वाला एक ऑफलाइन हुआ है। तो ऑनलाइन में तो यहाँ से 500 क्वेश्चन पूछे जाते थे एक ही पेपर में। तो देखिएगा मातृभाषा के बारे में अगर बात करते हैं, के बारे में विभिन्न जो समितियां बनी है प्यारे बच्चे, विभिन्न समितियां बनी है या फिर कोई भी आयोग आया है तो उन आयोगों का या समितियों का मातृभाषा के बारे में क्या रोल है, उन्होंने क्या कहा है। देखिएगा एक क्वेश्चन आता है एनसीएफ 2005, अर्थात जो आपका पाठ्यचर्या है 2005 में आई थी एनसीएफ 2005। इसने एक बात कही थी कि भाई
मातृभाषा में, अर्थात जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की बात आती है तो भी पहली से लेके और 5वीं क्लास तक की शिक्षा है, वो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। किसी ने मान्या है भाई ये NCF 2005 ने ये पूछा जाता है कि भी किसने मान्या है। उसके बाद प्यारे बच्चे फिर ये हमारे संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 350 था, तो उस 50 के क में जोड़ दिया गया कि बच्चे की जो प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है वो उसकी बेटे किस में हो, मातृभाषा में। ये हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आप सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं पूछ लेता है कि भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन तो विच आर्टिकल रिकमेंड करता है मदर टंग टीचिंग, तो बेटा 350 का ये कहता है कि बच्चे की प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। ये कब रिकमेंड किया इसने, जब बेटा NCF 2005 आया, या आप ये कह सकते हो कि पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आई उसके बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम आ चुके हैं NEP में। NEP बोले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है भाई। तो प्यारे बच्चों इसके अनुसार अगर मातृभाषा की हम बात करते हैं तो इस ये कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षण, NCF कह रहा था 2005 कि भी मातृभाषा में जो शिक्षण है वो प्राथमिक स्तर तक होना चाहिए, लेकिन इसने और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, मातृभाषा में शिक्षण 8वीं क्लास तक होना चाहिए। अगर वो बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, ऐसे साइंस जो भी पढ़ता है तो 8वीं क्लास तक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। और ये है बेटा अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इसके बाद 2021 में दिसंबर में और जनवरी 2022 में हुआ एग्ज़ाम, इसी तरह से दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में हुए। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे प्यारे बच्चों, इनमें ये बहुत ज़्यादा पूछा गया कि भी NEP के अकॉर्डिंग मातृभाषा की शिक्षा या मातृभाषा में शिक्षण किस स्तर तक दिया जाना चाहिए। तो इसका अगर उत्तर आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा 6ठी से 8वीं, और आपके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा भी उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक बोलते हैं बेटे 6ठी से 8वीं तक का जो लेवल होता है उसको उच्च प्राथमिक स्तर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे भी कि मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। मातृभाषा मतलब उस बच्चे की प्रथम भाषा, क्योंकि हमारे यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र है भी, प्रथम भाषा और 22 में से कोई एक या अंग्रेजी दूसरी होगी, और प्यारे बच्चे 22 में से कोई एक या अंग्रेजी ये तीसरी होगी। तो हमारे यहाँ पे बच्चा क्या करता है, 3 भाषाएं पढ़ता है। तो मातृभाषा को प्रथम भाषा या पहली भाषा भी कहा जाता है, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। अब बात आती है भाई, देखिएगा अलग अलग स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य भी, प्राथमिक स्तर पर जब मातृभाषा पढ़ाएंगे तो इसकी क्या उद्देश्य है। अगर प्यारे बच्चे शब्द आया है उद्देश्य, तो उद्देश्य का मतलब आप ये समझें कि भी अर्थात प्राथमिक स्तर पर हम मातृभाषा में शिक्षण क्यों कराते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है बेटा क्यों, हम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण क्यों कराते हैं। इसके पॉइंट हैं, जरा देखते हैं जी। पहला पॉइंट है आपके सामने, देखिएगा बेटे, ये है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, और वो उद्देश्य देखिएगा क्या कर रखा है कि भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थात प्यारे बच्चों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा क्यों पढ़ाई जाती है। बेटा पहला पॉइंट है बच्चों को वाचन की शिक्षा प्रदान करने के लिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको बोलना सिखाते हैं, तो उसको वाचन का मतलब होता बोलना। बच्चों को बोलना आ जाए, देखिएगा उसकी मातृभाषा अलग है और अगर उसकी विद्यालय की भाषा अलग है तो वो नए शब्द एकदम नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा, क्योंकि एक तो विद्यालय में आया है, वहाँ जो टीचर्स हैं बच्चों सारे नए हैं उसके लिए, वो अपने परिवार में अपने घर वालों के साथ रहता था, आस पड़ोस में जिनको जानता था। एक तो वैसे डरा डरा सहमा, ऊपर से अगर उसकी भाषा भी अलग मिल जाएगी, दूसरी भाषा मिल जाएगी तो फिर वो बिल्कुल कट जाएगा। इसलिए भी बच्चों को बोलना सिखाया जाए। प्राथमिक स्तर में नर्सरी से शुरुआत करते हैं और 5th तक लेके जाएंगे हम इसको
अगला है बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए। देखिए जो शब्द बच्चों को आते हैं अगर उन्हीं से मिलते जुलते शब्दों का हम प्रयोग करना सिखाएंगे मातृभाषा के शब्द, तो बच्चा शुद्धता की तरफ जाएगा। अब जो शब्द बिल्कुल नहीं आता अगर हम उसको सिखाएंगे तो हो सकता है उसको टाइम लगे सीखने में और उच्चारण भी शायद अशुद्ध हो जाए। तो भी वाचन की शिक्षा देने के लिए, बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए तीसरा जो पॉइंट है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए। सपोज करो एक बच्चा जो विद्यालय आता है, ये सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में पूछा गया है कि एक बच्चा 3+ का जब बच्चा विद्यालय आता तो कितने शब्दों के साथ आता है। बेटा इसका उत्तर है 1000 से लेके और 1250 शब्दों के साथ आता है। तो ये उसका शब्द भंडार था जब वो क्या विद्यालय आया। अगर प्यारे बच्चों इसमें इसी भाषा में हम उसको आगे पढ़ाएंगे, विद्यालय में मातृभाषा में ही शिक्षण होगा, तो क्या करेगा इसका जो शब्द भंडार है अर्थात 1250 छोड़ दीजिएगा आप 1000 हैं, तो अगर मान लो एक साल में उसने 100 शब्द भी नए सीखे तो शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। उसको आत्मविश्वास होगा, उसको खुशी होगी कि मुझे पता नहीं क्या आ गया पढ़ना, उसको खुशी होगी क्योंकि उसने कुछ नया सीख लिया। बढ़ते हैं आगे। भी चौथा पॉइंट है बच्चों की बोध शक्ति विकसित करने के लिए। बात आती है बोध शक्ति की, तो बोध शक्ति का मतलब पहले आप ये समझे बोध शक्ति किस बीमारी का नाम है। बोध शक्ति है बच्चों की जो बुद्धि है उसको स्ट्रोंग करने के लिए, अर्थात बच्चे जिस शब्द को सुने, जिस शब्द को बोले, जिस शब्द को पढ़े वो उसके दिमाग में बैठ जाए। एक तो बेटे एक बात बताओ, एक शब्द आप दिन में 10 बार प्रयोग करते हो तो बिल्कुल बुद्धि में दिमाग में बिल्कुल रम जाता है, तो वो शब्द जल्दी रमेगा या बिल्कुल आप दिन में एक आध बार मुश्किल से करते हैं या 15-20 दिन में एक आध शब्द यूज करते हैं तो वो नहीं याद रहेगा। तो बच्चों की जो बोध शक्ति है अर्थात उनकी जो बुद्धि है वो स्ट्रोंग हो जाए, क्योंकि मातृभाषा में वही चिर परिचित शब्दों का बेटे बार बार प्रयोग होगा जिससे बेटे वो शब्द उसके दिमाग में मस्तिष्क में बिल्कुल पैठ बना लेंगे। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न विषयों को समझने और समझने की योग्यता विकसित करने के लिए अगर हम मातृभाषा में शिक्षण कराएंगे बच्चों, मैंने बताया था मातृभाषा में शिक्षण अर्थात सभी विषयों को अगर हम मातृभाषा में कराएंगे तो अलग अलग विषय हैं जैसे भी उसका ईवीएस है, मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है, उनको समझने में आसानी रहेगी। अगर हम किसी दूसरी भाषा में कराएंगे, अदर लैंग्वेज में कराएंगे तो वो फिर फंस जाएगा, क्योंकि उनको पहले तो एक तो उनका मीनिंग नहीं पता, दूसरा वो सब्जेक्ट नहीं पता, उसको तो केवल बोलना आता, अपनी बात कहनी आती है। एक तो सब्जेक्ट नया ऊपर से मीनिंग दूसरा हो जाएगा तो फिर उसको परेशानी होगी। अगर हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बेटा वो इसको समझने में की योग्यता उनमें विकसित हो जाएगी, अर्थात वो जल्दी समझने के लायक हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। छठा पॉइंट है बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति विकसित करने के लिए। देखिए भी आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति की अगर हम बात करें तो आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति क्या होती है। सपोज करो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, छठा पॉइंट है आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का आपको आंसर पता है अर्थात आपको उसका उत्तर आता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने अदर लैंग्वेज में पूछ लिया आपसे किसी लैंग्वेज में, अर्थात जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उसका मीनिंग नहीं पता था कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपको आता फिर भी आप डरे से में आराम से बैठे रहोगे क्योंकि आप ये मान लो कि मुझे पता ही नहीं है। अगर वही क्वेश्चन वो आपसे आपकी भाषा में पूछता है तो हो सकता सबसे पहले आप बताने की कोशिश करो। तो वही हाल है कि भी बच्चों को जो आत्म अभिव्यक्ति है, आत्म अभिव्यक्ति का मतलब होता है बेटा सेल्फ प्रेजेंटेशन, उसको जो नॉलेज है उसको जो ज्ञान है वो प्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो उसको आता है वही पूछा जाता है, उसी की भाषा में पूछा गया तो बेटा खुशी खुशी बिल्कुल बता देगा कि जी मुझे पता है। अगला पॉइंट है सातवां, अपने भाव और विचारों को मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। भाई मेन बात यह है कि आत्म अभिव्यक्ति एक तरह से तो उसके जो भाव हैं, उसके मन में जो संवेदनाएं चल रही हैं, जो संज्ञानात्मक उठापटक चल रही है, उनको वो या तो क्या करेगा भाई मौखिक, अपने भाव और विचारों को मौखिक, क्योंकि दो ही कौशल हैं भाषा के जो अभिव्यक्त करते हैं। अगर अभिव्यक्त करने की बात आती है तो बेटा दो कौशल हैं, एक तो बेटा दूसरे नंबर का कौशल है अर्थात बोलना, या तो बोलकर करता है बेटे या वो क्या करता है चौथा कौशल है भाई लिख कर। तो प्यारे बच्चों अगर उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाएगा तो वो अपने भाव और विचारों को मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता या शक्ति उसके अंदर विकसित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, बालकों में उचित वार्तालाप और शिष्टाचार के गुण विकसित करने के लिए। देखिए भी बहुत अच्छी बात है, पहले तो ये देखिए कि वार्तालाप का तो मतलब होता है प्यारे बच्चे बातचीत करना,
और शिष्टाचार अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप इन पे फंस जाते हो जब ये पेपर में आते हैं। तो बच्चा एक तो बातचीत जब करे तो बातचीत के कुछ नियम होते हैं। ये नहीं बातचीत कि आपके बड़े पेरेंट्स या कोई और बात कर रहा है और आपने बीच में जाके मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप शुरू हो गए। देखिए, बातचीत का एक तरीका होता है, जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना होता, हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। और फिर मान लो हमारे पास टाइम नहीं है तो हम परमिशन लें कि भी सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ या क्षमा चाहूँगा, मुझे जल्दी जाना है। तो फिर ये नहीं कि भी अगले पहले अपनी इंपॉर्टेंट बातें करें और हम बीच में पेश फंसा दें। तो बच्चे के अंदर अगर उसकी मातृभाषा में ये चीज़ें, नैतिक शिक्षा एक तरह से अगर ये भरी जाएगी तो वो क्या करेगा, वार्तालाप के गुण विकसित होंगे। बड़ों से कैसे बात करनी, छोटों से भी ऑर्डर कैसे दिया जाता है, आज्ञा कैसे ली जाती है ना, इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी मातृभाषा में सीखते हुए आगे बढ़ेगा। अब बात आती है शिष्टाचार की। शिष्टाचार होता है बेटा हमारे संस्कार, अर्थात जिसके आचरण में शिष्टा हो, शिष्ट जमा आचरण, अर्थात जिसका आचरण अच्छा हो। शिष्टाचार क्या होगा, जैसे बड़ों को नमस्कार करना, भी हाथ जोड़ के नमस्कार करना या उनके चरण स्पर्श करना या उनका वैसे आदर मान रखना, आप बोलिएगा, आप बताइएगा, ऐसे करके ये शिष्टाचार के गुण उसकी मातृभाषा में जल्दी आएंगे। क्योंकि अब मान के चलो एक तो उसका सिलेबस का या चैप्टर पढ़ने का प्रेशर, ऊपर से इतने मोरल हम उनके अंदर जो तत्व कह लो या भाई मूल्य कह लो वो नहीं डाल सकते जितने हम अपनी मातृभाषा में, क्योंकि उनको हम नैतिक मूल्य सिखाएंगे दूसरी भाषा के या वो भाषा या सिलेबस कराएंगे। अगर नैतिक मूल्यों की तरफ अदर लैंग्वेज में चले गए तो भी फिर वो सिलेबस से पिछड़ जाएगा। इसलिए उस भाषा के नैतिक मूल्य उसको बेटे 50% से 70% आते हैं, क्योंकि उसके घर में वही किया जाता है और वही उसकी पूंजी भी होता है। अगर उसी में पढ़ाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वार्तालाप के गुण आ जाएंगे और शिष्टाचार के गुण आ जाएंगे। भाई अगला पॉइंट है नए शब्दों के अर्थ को समझने की शक्ति विकसित करना। मान लो देखिए, पहली बात फिर वही बात है कि वो बच्चा जितने भी शब्दों के साथ आया, चाहे वो 1000 थे चाहे 1250 थे, अब कोई भी नया शब्द आया, उस नए शब्द को कम से कम बच्चा क्या करेगा भाई, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना के देखेगा या फिर क्या करेगा, उसका एक वचन बहुवचन बना के देखेगा। वो कोशिश करेगा उसको सीखने की, क्योंकि वो शब्द नया है, फिर समझ में नहीं आता वो नया शब्द, तो वो क्या करेगा, अपने शिक्षक की मदद लेगा, क्योंकि वो उसके आसपास के शब्दों का प्रयोग जरूर कर लेगा या तो उसके टोटे टोटे करने की कोशिश करेगा, मतलब कोशिश करेगा। इसीलिए मातृभाषा में बेटे लास्ट पॉइंट है लिपि का ज्ञान कराने के लिए। देखिए भाई, अब कितनी खुशी होती है जब, याद करो, आपको शायद याद नहीं है, काफ़ी छोटे बच्चे थे, आपका नाम है सपोज करो कोमल नाम है, पहली बार याद कीजिएगा जब आपको कोमल लिखना नहीं आता था, आपको अच्छा लगता था मेरा नाम कोमल है, दुनिया मुझे कोमल से, घर वाले कोमल नाम से पुकारते हैं, मैडम कोमल नाम से पुकारती है। लेकिन याद कीजिए उस पल को जिस दिन पहली बार आपने कोमल अपने हाथ से लिखा, अरे मुझे कोमल लिखना आ गया, बच्चा कितना खुश होता है, अरे मुझे पापा लिखना आ गया, जैसे पापा लिखना आ गया, मामा लिखना आ गया। तो क्या होता है, लिपि का ज्ञान कराना। अर्थात लिपि का ज्ञान क्या होता है, लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। बच्चे को यहाँ तक सुना था, उसने बोला था और फिर उसके ऊपर लिखना आ गया, अच्छा तो मेरा नाम ये है, ऐसे लिखा जाता है, तो लिपि का ज्ञान हो जाता है। जिसको आप बोल रहे हो उसको हमें पढ़ने के बाद लिखना आसानी से आ जाता है। ये है बेटे प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बच्चे हैं छोटे। अब जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा, जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो अगर आप सीटेट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर के उद्देश्य पूछ लेता है कि भी उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण क्यों कराया जाता है। लीजिए भी अगला जो है वो यही है टॉपिक, भी उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य है कि 6ठी से लेके 8वीं तक का जो स्टैंडर्ड है उसमें हम बच्चों को मातृभाषा शिक्षण क्यों कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है जिनमें से बेटे आपके पेपर में 200% आएगा। पहला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि भी ये कर ले, शुद्ध उच्चारण कर ले, बोलना सीख ले, वार्तालाप सीख ले, लिपि पहचानना, तो वो निर्धारित किए गए थे उनको पूरा करने के लिए भी इनको धीरे धीरे क्या कर ले, वो पूरा कर ले। अगला पॉइंट है बच्चों में शुद्ध भाषा का विकास करने के लिए। देखिए अभी 6ठी से लेके 8वीं तक का जो बच्चा है क्या हो जाता है, वो थोड़ा समझदार हो जाता है। अब समझदार हो जाता तो समझदार का क्या मतलब है भाई, समझदार का मतलब है वो फील करने लग जाता है। तो फील करने का मतलब अगर मान लो उसने कोई शब्द है वो अशुद्ध लिख दिया, शुद्ध बोल दिया, तो अपनी बेइज्जती मानेगा। छोटे बच्चे नहीं मानते, उनको पता ही नहीं रहता। तो भाषा
जो है बच्चों में भाषा की शुद्ध भाषा का विकास करना। तो अगर मान लो हम प्राथमिक स्तर तक ही उसकी मातृभाषा को पढ़ा के वहीं रोक देते, हम आगे नहीं बढ़ाते, तो वो शुद्धता की तरफ आता ही नहीं। क्योंकि वो शुद्ध अशुद्ध, जब आप कोई गलती करते हो तो फील होती है, सॉरी बोलते हो, तो उसी तरह से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता तो उसकी फीलिंग्स भी बढ़ती जाती हैं, वो बेइज्जती फील करता है। तो बेटे अगर आगे बढ़ाएंगे इसको, उस प्राथमिक स्तर तक पढ़ाएंगे तो उसमें शुद्धता के गुण आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों में व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। ये पॉइंट आईएमपी बेटे पेपर में आता है ये, कि बच्चों को व्याकरण का शिक्षण या व्याकरण का ज्ञान किस स्तर पर कराया जाता है। तो छठी से लेकर 8वीं तक का जो स्तर है, अर्थात आप कह सकते हैं उच्च प्राथमिक जो स्तर है, वहां पर व्याकरण कराया जाता है। व्याकरण का खाली ये मत मान्या करो व्याकरण में विलिंग और वचन है। व्याकरण में देखिएगा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, कारक हैं, आपके अलंकार हैं, समास है, संधि है, बहुत वाइड। ये सारा का सारा अगर आपको ध्यान हो तो हम 8वीं क्लास तक संपूर्ण व्याकरण पढ़ा देते हैं। जैसे ही बच्चा 9th में आता है तो व्याकरण के कुछ टॉपिक जैसे समास डाल दिया, वाक्य डाल दिया, अनुच्छेद डाल दिया, संवाद डाल दिया, फिर 10th में जाता है तो कुछ टॉपिक। तो बेटे उच्च प्राथमिक स्तर तक बच्चे को क्या हो जाता है, पूरे व्याकरण का ज्ञान। अब मान लो वो उसकी मातृभाषा में कराया जाता है तो होता क्या, वो जल्दी पकड़ लेता है कि भी लड़का जो है पुल्लिंग होता है, लड़की स्त्रीलिंग होती है, इसका ये एक वचन होगा, ये वो वचन होगा, क्योंकि उनको वो घर पर बोलता है, आसानी रहती है व्याकरण का ज्ञान। क्योंकि व्याकरण के ज्ञान से ही बच्चा भाषा की शुद्धता की तरफ आएगा। व्याकरण वो शास्त्र है प्यारे बच्चों जो भाषा की शुद्धता के बारे में हमें बताता है। अगला पॉइंट है बच्चों में सौंदर्य भावना का विकास करने के लिए। अब सौंदर्य भावना देखिएगा, ये सौंदर्य भावना आप लोगों की नहीं है कि आप मेकअप कर लो। सौंदर्य का मतलब सुंदरता होती, लेकिन सुंदरता यहाँ होती है काव्य की भी, कि काव्य सुंदर कैसे होता है। तो ये सौंदर्य जो है वो काव्य सौंदर्य है। अब काव्य सौंदर्य क्या होता है, जैसे देखिएगा बच्चे जो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं वो क्या समझ जाते हैं, वो अलंकारों को समझने लग जाते हैं। अलंकार को समझ लेते हैं, हल्का हल्का रस को समझ लेते हैं। ये छंद, ये रस है, अलंकार है, ध्वनि है, छंद है, ये बेटे काव्य सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। अब मान के चलो एक तो बोल दे कि विनायिका सुंदर है, जैसे अलंकार का प्रयोग करे, लेकिन उसने बोला चांद सा मुखड़ा, तो बच्चा सोचो अच्छा चांद जैसी सुंदर है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो सौंदर्य बोध को जानने लग गया भाई। तो प्यारे बच्चों अगर हम उसको उसकी मातृभाषा में हम वहीं रोक देते, आगे नहीं बढ़ाते, तो वो फिर दूसरी भाषा में सौंदर्य बोध को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अच्छे से चांद को, मोर को, शेर को, इनको अच्छे से जानता है, मृग को, जैसे मृग जैसी आंखें हैं या मीनाक्षी, तो उनको अच्छे से जानता हो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा और उसको पता चल जाएगा कि भी काव्य में सुंदरता किन तत्वों से बढ़ाई जाती है। अगला पॉइंट है छात्रों में स्वाध्याय की भावना विकसित करने के लिए। स्वाध्याय का मतलब होता है बेटे स्वह प्लस अध्याय, अध्ययन कह लो। तो बेटे जब खुद बच्चा पढ़ेगा, अर्थात अगर हम उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो पहले से उस चीज़ को पढ़ता रहा है, तो देखिएगा कई बार क्या होता था, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी आप लोगों की, तो क्या करते थे पढ़ने के लिए जब घर वाले बोल देते तो हम क्या करते, कहानी उपन्यास पढ़ते थे अपनी पाठ्य पुस्तक के। तो मातृभाषा में पढ़ाया जाता, इसलिए वो खुद पढ़ने की उनके अंदर एक आदत विकसित हो जाएगी, खुद पढ़ने का उनका दिल करेगा, क्योंकि उसमें जो पाठ्य पुस्तक में है, जो उसकी मातृभाषा अर्थात उसके आसपास के परिवेश का जिक्र मिलता है साहित्य में, तो बेटा वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। छठा पॉइंट है छात्रों में मुहावरे लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराने के लिए। फिर ध्यान दीजिएगा कि भी जो गद्य है उसमें मुहावरे लोकोक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, और ये भी ज़्यादातर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कराए जाते हैं, क्योंकि इस स्तर का बच्चा इनका प्रयोग भी अच्छे से कर लेता है, कि भी बीच बीच में बोल के मुहावरों का प्रयोग करना या लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ये 5वीं क्लास तक इतना प्रयोग नहीं किया जाता, 2-4 मुहावरों का अर्थ बता दिया वो अलग है, लेकिन यहाँ रचनाओं के बीच प्रयोग किया जाता मुहावरे लोकोक्तियों का बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट है छात्रों को शब्द सुक्ति विराम चिन्ह, भी कौन सा शब्द संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, इसका ज्ञान कराना। उसके बाद भाई कौन से विराम चिन्ह को क्या बोला जाता है, किस विराम चिन्ह का क्या प्रयोग होता है। जैसे विराम चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, उद्धरण चिन्ह है, तो इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। अगर प्राथमिक स्तर तक उसको पढ़ाया जाता और आगे हम उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाते तो बेटा को विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं कर पाता। तो बेटे ये हैं आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य।
अब है बेटा लास्ट जो स्टेज है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर अगर बेटे उच्च स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर की बात आती, सॉरी माध्यमिक स्तर की बात आती है, तो माध्यमिक होता है बेटे, देखिएगा स्कूल के आगे लिखा मिलता है, या तो उस गेट पे मिलेगा हाई स्कूल या क्या मिलेगा बेटा सीनियर सेकेंडरी। देखिएगा बेटे सीनियर सेकेंडरी, सीनियर का मतलब होता वरिष्ठ और सेकेंडरी का मतलब होता माध्यमिक। तो माध्यमिक वही 10वीं तक का स्कूल है और उच्चतर माध्यमिक का मतलब होता है वो स्कूल 11th-12th का है। तो बेटा 10वीं से लेके 11th-12th तक जब हम मातृभाषा में शिक्षण कराते हैं तो उसके क्या उद्देश्य हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा पहला पॉइंट है, इस स्तर पर बच्चों का मानसिक स्तर पूर्णतः विकसित हो चुका होता है। भी जिसका जितना दिमाग डेवलप होना है वो 12वीं तक हो चुका होता है। उसके बाद अगर आप उम्मीद करते हो हमारा बच्चा टॉप लेवल का इंटेलिजेंट होगा तो आपकी ये शायद गलत फहमी है। तो भी पूरा विकसित हो चुका होता है तो छात्रों को मातृभाषा में शिक्षण कराने के उद्देश्य विशेष हो जाते हैं। फिर अर्थात इस भाषा में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मातृभाषा को पढ़ाने के उद्देश्य विशेष हो जाते हैं, स्पेशल। या तो वो इसका शिक्षक बनेगा या फिर वो बेटे साहित्यकार बनेगा, कवि या क्या बनेगा, लेखक बनेगा। तो पहला भी छात्रों में सौंदर्य बोध के साथ साथ सौंदर्य विवेचन की शक्ति विकसित करना। पहले हमने क्या किया था, उसको सौंदर्य बोध का ज्ञान कराया था उच्च प्राथमिक स्तर पर, लेकिन यहाँ ज्ञान कराने के साथ साथ सौंदर्य बोध के विवेचन की शक्ति विकसित करना। क्यों? क्योंकि भाई सौंदर्य बोध की शक्ति कैसे विकसित होगी। सपोज करो यहाँ पर ये दो कवि हैं, एक कवि निराला है और दूसरे कवि अगय हैं, दोनों हिंदी के कवि हैं। अगर हम मातृभाषा में उसको 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं तो क्या करेगा कि निराला की कविता है उसमें किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, किस रस का प्रयोग किया गया है, कौन सी शब्द शक्ति थी ये, और अगय में अलंकार कौन से हैं, रस कौन से हैं, शब्द शक्ति कौन से हैं, पहले तो पहचान करेगा फिर ये बता देगा भी अगय ने अच्छा प्रयोग कर रखा है या निराला ने। विवेचन का मतलब होता है बेटे तुलना करना। सौंदर्य बोध का ज्ञान हो गया, इसके साथ साथ विवेचन करेगा कि भी उसने अलंकारों का प्रयोग उससे बढ़िया किया है, उसने रस का प्रयोग उससे बढ़िया किया है। अगला पॉइंट भाई, उच्च कोटि के कवि तथा लेखकों की लेखन शैली का ज्ञान कराना। भी जो उच्च कोटि के, देखिएगा बहुत सारे कवि या रचनाकार हैं जो लिखते रहते हैं, लेकिन कुछ कवि या कुछ लेखक या रचनाकार ऐसे हैं जिनकी रचनाओं को पूरा संसार पढ़ता है। तो वो उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी में क्यों हुए, उनमें ऐसी क्या खास बात है। अगर हम इसको उच्च प्राथमिक स्तर तक रोक देते तो बेटा उनकी ज़्यादातर रचनाएं पढ़ने से वो बच्चे वंचित रह जाते, तो उनको नहीं पता होता कि उच्च श्रेणी का लेखक या कवि बनने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार का मुद्दा उठाया जाएगा। तो बेटे अगला पॉइंट है छात्रों को स्वयं लेखन शक्ति। स्वयं लेखन शक्ति का मतलब है प्यारे बच्चों, छात्रों की स्वयं लेखन शक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है रचनात्मक कह लो या सृजनात्मक कह लो या प्यारे बच्चों हम क्रियात्मक कहते हैं। कि भी 12वीं का बच्चा अपने आप कविताएं भी लिखने लग जाता है, शेरों का निर्माण करने लग जाता है, कहानियां भी लिखने लग जाता है। अगर इस मातृभाषा को, क्योंकि उसका जो ज्ञान है काफ़ी विस्तृत हो चुका है, भंडार बढ़ चुका है, अगर हम इसको उच्च प्राथमिक स्तर तक रोक देते तो वो शायद रचना नहीं कर पाता। आगे वो बढ़ रहा तो बेटा वो स्वयं की लेखन शैली विकसित कर रहा कि मैं भी लिखूंगा और उस कवि या उस रचनाकार जैसी भाषा का या शैली का प्रयोग करूंगा भाई। चौथा पॉइंट है छात्रों को शुद्धता और शुद्धता का पूर्ण ज्ञान। देखिएगा जैसे छात्र बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है 12th के बाद, तो होता क्या है कि भी वो पूर्णतः, छोटा बच्चा थोड़ी शुद्धता लेकिन बड़ा होने के बाद भी प्रॉपर वो एक वाक्य को, चिन्हों का पूरा ऑपरेशन कर देता है। अभी ये ऐसे है, ये ऐसे बना है। अगर इसको वहीं रोक देते तो बेटा उस बच्चे का माइंड उस टाइम पे ज़्यादा डेवलप नहीं था तो वो रुक जाता। 5वां पॉइंट है छात्रों की अभिव्यक्त शैली उच्च कोटि बनाने के लिए, कि आप किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो स्वर को इतना नीचे रखिएगा, इतना बढ़ा के या उचित गति से, जोश से। तो जिस बात को जहाँ पर अभिव्यक्त करना, खुशी की बात है तो उसको कैसे अभिव्यक्त करना है, दुख की है तो कैसे, क्योंकि खुशी और दुख हो बड़ा बच्चा ही तो समझेगा, छोटे बच्चों को थोड़ी पता ये दुख की बात है या ये ट्रेजेडी की बात है, छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं इससे। जैसे जैसे वो बड़ा बच्चा होगा उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स जो हो चेंज होंगी, मैच्योर, उसको पता चल जाएगा भाई ये तो दुख की बात है, ये तो कोई बुरी घटना घट गई। तो उसी हिसाब
हिसाब से वो अपनी बात को फिर अभिव्यक्त करेगा, जहां पर जैसा भी माहौल है। भाई अगला पॉइंट है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति विकसित करने के लिए। सृजनात्मक का मतलब होता है बेटा उसके अंदर रचना करने के या लेखक या कवि के गुण आ जाएं। भाई जब वो इतने साल से पढ़ता आ रहा है किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को, घर पर भी वही माहौल था, 12 साल वही पढ़ लिया, तो बेटा ऑफिस की बात हो कवि और लेखक बन ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 7वां पॉइंट है विद्यार्थियों को वाद विवाद और संवाद में कुशल बनाने के लिए। किसी टॉपिक पर वाद विवाद चल रहा है तो अगर उसकी मातृभाषा को हमने 12वीं क्लास तक पढ़ा दिया तो बच्चा उत्तर देने में बिल्कुल वाद विवाद करेगा, जी आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं, ये ऐसे है, वो पूर्ण तक कुशल हो जाएगा। अगला पॉइंट है विद्यालयों को निबंध लेखन प्रतियोगिता। देखिएगा बेटे वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, एक मैं आज आपको थोड़ी सी हल्की सी झलक दिखला देता हूं। निबंध क्या है? ज्यादातर बंदे इसका मतलब नहीं जानते। निबंध वो रचना होती है जिसमें रचनाकार बिल्कुल नया देता है, अर्थात हमारा समाज या देश उस चीज से परिचित नहीं है, नए विचार देना, किसी चीज के बारे में नए विचार देना या नए तरीके से बताना निबंध कहलाता है। निबंध का मतलब ये नहीं है गाय पे लिख दो, दहेज प्रथा पे लिख दो, वो प्रस्ताव है। निबंध होता बेटे कोई भी बात है उसके बारे में नए विचार देना जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। तो अब देखिएगा 12th तक अगर हम उसको पढ़ाते तो फिर निबंध प्रतियोगिता होती है। भाई अब कोई विषय दे दिया जाता है, इस विषय पर निबंध लिखिए, वो जो पहला स्थान प्राप्त करेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो इसमें सक्षम हो जाएगा क्योंकि वो बच्चा लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ता जा रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। इस सब्जेक्ट को अगर हम इतने साल से पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे खून में बस जाएगा, वो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगने लगेगा, वो सब्जेक्ट हमें रुचिकर लगने लगेगा। तो जब भी हमें समय मिलेगा हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, तो बेटा इससे स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ एक बार जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।